चाहते हैं कि उनके बच्चे में आए अच्छा रूप, अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार, लेकिन कभी कभी लापरवाही से तो कभी गलती से कुछ ऐसे जीन्स बच्चों में आ जाते हैं जिनसे बच्चे हो सकते हैं बीमार, यानी वो बीमारियां जो बच्चों को माता पिता से मिल सकती हैं लेकिन इनसे बचाव किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 2 डिसऑर्डर्स के बारे में जो रक्त संबंधित विकार है और माता पिता से बच्चों में आते हैं। एक का नाम है थैलेसीमिया और दूसरा है हीमोफीलिया। दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं जिनसे बचाव किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यकता होती है थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता की। नमस्कार, टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनके विषय में अगर जानकारी या जागरूकता न हो तो पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसे ही ब्लड डिसऑर्डर्स है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया। क्या होते हैं ये विकार? आज विशेषज्ञों से हम ये विस्तार से समझेंगे। क्या रक्त विकार आनुवंशिक ही होते हैं, यानी हेरिडिटरी होते हैं, जेनेटिक होते हैं, माता पिता से ही बच्चों में मिलते हैं? क्या स्थिति है ब्लड डिसऑर्डर्स को लेकर और विशेष तौर पर हीमोफीलिया और थैलेसीमिया की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से इनके लक्षण आ सकते हैं? क्या हीमोफीलिया केवल पुरुषों या लड़कों को ही प्रभावित करता है या लड़कियों में भी इसका प्रभाव हो सकता है? कहते हैं आमतौर पर जो लड़कियां होती हैं वो हीमोफीलिया कैरियर होती हैं, लेकिन क्या लड़कियों में भी ये रोग हो सकता है? कितनी संभावना इसकी होती है और अगर लड़कियों में ये रोग हो तो इसकी गंभीरता क्या हो सकती है, लक्षण क्या हो सकते हैं और प्रभाव क्या हो सकता है? क्या हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के लक्षण जन्म से ही उपस्थित होते हैं, यानी अगर बच्चों में इनमें से कोई भी रोग है तो लक्षण उसके जन्म के समय ही आ जाएंगे? क्या प्रकार होते हैं इनके और किन स्थितियों में विशेष तौर पर सावधानी की आवश्यकता होती है? किस तरह से पता किया जा सकता है कि बच्चा इन दोनों में से किसी रोग से प्रभावित है या नहीं? थैलेसीमिया के मरीजों में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की आवश्यकता क्यों होती है? ऐसा क्या प्रभाव होता है बीमारी का जिससे जो ब्लड सेल्स हैं वो जल्दी नष्ट होने लगते हैं और क्यों आवश्यकता होती है कि उस व्यक्ति को जो इससे प्रभावित है उसे बार बार रक्त चढ़ाया जाए? थैलेसीमिया के अलावा अगर हीमोफीलिया की बात की जाए, इन दोनों ही बीमारियों में जीन थेरेपी कितनी अहम मानी जा सकती है इसके उपचार के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए और उस व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो थैलेसीमिया या हीमोफीलिया से प्रभावित हो? थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से बचाव में समय पर यानी किस समय पर जांच करवाना आवश्यक है और कौन सी जांच करवानी चाहिए, ये तमाम बातें होंगी आज टोटल हेल्थ के इस 1 घंटे के डिस्कशन में। और आपको बताएंगे कि अगर किसी को ये रोग हो जाता है तो इसके इलाज के विकल्प क्या है, यानी उस व्यक्ति के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है इनसे बचाव। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझ लेते हैं कि दरअसल ब्लड डिसऑर्डर्स किस तरह से प्रभावित करते हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य को, उसके शरीर को और उसके जीवन को। रक्त हमारे जीवन का आधार है। रक्त शरीर के हर भाग तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब रक्त से जुड़ी कोई समस्या जन्म से ही शरीर में उपस्थित हो तो उसे आनुवंशिक रक्त विकार कहा जाता है। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया ऐसे ही 2 रोग हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होने पर व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं अपनी सामान्य अवधि के पहले ही टूट जाती हैं। व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हर तीसरे-चौथे सप्ताह रक्त चढ़ाने यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। इससे प्रभावित बच्चे में कमजोरी, थकान, पीलापन और शरीर के विकास में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं हीमोफीलिया होने पर व्यक्ति के रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ये प्रोटीन फैक्टर रक्त में थक्का जमा कर उसका बहना रोकता है। हीमोफीलिया होने पर शरीर में रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए जब चोट लगती है तो खून जम नहीं पाता और एक छोटी सी चोट भी गंभीर रूप ले सकती है। इस रोग का पता आमतौर पर तब चलता है जब व्यक्ति को चोट लग जाती है। रोग का प्रभाव अधिक होने पर कई बार शरीर के अंदरूनी भाग में या विशेषकर जोड़ों से ब्लीडिंग या रक्तस्राव हो सकता है। जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या भी इसके कारण बढ़ सकती है।
हीमोफीलिया के रोगियों को विशेष सावधानी और नियमित उपचार की आवश्यकता होती है। समय पर इलाज और सही देखभाल से व्यक्ति के जीवन को सामान्य बनाए रखा जा सकता है। आवश्यक है कि हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के विषय में जानकारी और जागरूकता हो, जिससे इन आनुवंशिक रक्त विकारों से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहा जाता है कि जीन्स को नहीं बदला जा सकता, लेकिन व्यक्ति की जिंदगी को जरूर बदला जा सकता है अगर इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के विषय में जानकारी हो, इसकी जांच हो, तो पहले से ही ये पता किया जा सकता है कि कौन थैलेसीमिया माइनर है या किसको हेमोफीलिया का रोग है। तो ऐसे में क्या सावधानियां आप ले सकते हैं इन रोगों से बचाव के लिए, ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। His areas of interest are bleeding and coagulation disorders, myeloid malignancies and inherited hematological disorders. बहुत स्वागत है डॉक्टर मुकुल अग्रवाल आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर जया चावला, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, fetal medicine expert from Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. Her areas of interest are maternal medical disorders, fetal growth restriction, fetal cardiac arrhythmias, prenatal screening and much more. बहुत स्वागत है डॉक्टर जया आपका। किस तरह से बच्चे बच सकते हैं, यानी माता पिता के जीन्स उनमें सही जाए, स्वस्थ जाए, ये कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जेनेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अमित गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, फाउंडर मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एट मैमसी. His areas of interest are neurogenetics, LSDs, precision medicine, genetic neuroimaging, myopathies and जीन थेरेपी. बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका। आज का जो विषय है वो हम सभी से संबंधित है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पता चलता है कि बच्चे को ये रोग हो गए हैं, यानी किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, जिसमें विस्तार से आज हम बात करने वाले हैं हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के बारे में, तो न सिर्फ बच्चे का जीवन प्रभावित होता है बल्कि माता पिता और परिवार सभी इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन इस प्रभाव से बचा जा सकता है कैसे, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 2309 7648 एंड 2309 7671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि खतरा कितना बड़ा है और कैसे इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर अमित गुप्ता, आपसे ही ये जान लें, जब जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात आती है, कितने कॉमन हैं ब्लड डिसऑर्डर्स जो माता पिता से बच्चों में जा सकते हैं या आनुवंशिक रूप से बच्चों के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? गंभीरता कितनी है और जागरूकता की आवश्यकता कितनी मानते हैं? जी, ब्लड डिसऑर्डर्स, काफ़ी सारे ब्लड डिसऑर्डर्स जेनेटिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते भी हैं, बट सारे ऐसे नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री होती ही है। करीब 1/3 में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, मतलब कोई भी पता नहीं होता कि उनकी फैमिली में किसी को ब्लड डिसऑर्डर था। एकाएक उनको पता चलता है कि हमारे इस फैमिली मेम्बर को या बच्चे को ये ब्लड डिसऑर्डर है। अगर हम बात करें हीमोफीलिया ए की, तो 5000 में से एक इंसान के अंदर इसका कैरियर होता है ना। सिमिलरली अगर हीमोफीलिया बी की बात करें तो 30,000 लोगों में से एक के पास ये कैरियर होता है। ये कॉमन है। और जब कंसैंग्युनिटी बढ़ती है, लाइक कंसैंग्युनिटी का मतलब है जब आप फैमिली या ब्लड रिलेटिव में शादियां करते हैं और उसके बाद जो बच्चा होता है, तो ये ब्लड डिसऑर्डर्स का इंसिडेंस, अकरेंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। वो स्पेशली ट्रू है थैलेसीमिया के लिए। जी डॉक्टर मुकुल, किस तरह से समझाना चाहेंगे? पहले थैलेसीमिया की ही बात कर लेते हैं। किस तरह की बीमारी है और क्या बदलाव आते हैं जब व्यक्ति को थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है, और इसके दूसरे सब टाइप्स भी हैं, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया या ट्रेड जिसे कहते हैं, क्या फ़र्क है इन कंडीशंस में? तो थैलेसीमिया जो है, जो हीमोग्लोबिन जो हमारा मॉलिक्यूल रहता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है खून के अंदर,
तो हीमोग्लोबिन जो है दो तरह का रहता है, अल्फ़ा चेन रहते हैं उसके अंदर और बीटा चेन रहते हैं। तो इन दोनों में ही जब कमी हो किसी भी तरह का, उसको हम लोग थैलेसीमिया बोलते हैं। ये दोनों ही कमियाँ अल्फ़ा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया कहलाती हैं। दोनों के ही 3 कंडीशंस रहते हैं, मेजर, माइनर और इंटरमीडिया। माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट जो है ये कैरियर स्टेट रहता है, जो कि मुख्यतः एसिम्प्टोमेटिक या मरीजों को इसमें दिक्कत होती नहीं है, यानी लक्षण नहीं आएंगे लक्षण तो कोई व्यक्ति को नहीं पता आता, नहीं पता भी चलेगा। नहीं चलता है, इसलिए इसको हम लोग कैरियर स्टेट कहते हैं। इसके पूरा जो अपोजिट साइड पर रहता है वो रहता है थैलेसीमिया मेजर, जिसको आजकल हम लोग ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया बोलते हैं। इसमें दोनों ही पेरेंट्स से थैलेसीमिया ट्रेट होने के कारण जो बच्चे जो होते हैं उसमें अराउंड 25% चांस रहता है कि वो थैलेसीमिया मेजर रहें। तो इन बच्चों में लगभग 6 महीने 8 महीने की उम्र से रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनके अंदर या तो अल्फ़ा थैलेसीमिया या फिर ज़्यादा कॉमनली बीटा जो ग्लोबिन चेन्स हैं वो बिल्कुल नहीं बनती हैं, और उस वजह से हीमोग्लोबिन शरीर के अंदर बनता ही नहीं है। तो रेड सेल जो हैं जो बनते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं और बिल्कुल भी कम मात्रा में रहते हैं। ऐसे बच्चों को शुरुआत से ही 6 महीने की उम्र से ही लगभग ब्लड चढ़ाने की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। इसके बीच में आता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, जिसको आज का टर्मिनोलॉजी में नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया बोलते हैं। ये एक इन दोनों ही स्पेक्ट्रम के बीच में रहता है, जिसमें मरीज़ को कभी कभी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, या फ्रीक्वेंसी 3 महीना 6 महीना साल में 1-2 बारी का रहता है। स्पेशली अगर कुछ इन्फेक्शन हो, बीमारी हो, सर्जरी हो, या आगे जाके प्रेगनेंसी हो, ग्रोथ स्पर्ट्स हो, उस टाइम पे ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है जी। और जब बात आती है थैलेसीमिया मेजर की, तो जो सिलसिला है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी सिर्फ खून चढ़ाने तक ही नहीं रुकता, क्योंकि उसके अलावा भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे ज़रा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर जया, ये जो बात है कि अगर समस्या हो गई तो गंभीरता काफ़ी अधिक है, क्या तरीके हैं जिससे बचाव किया जा सकता है? और ख़ास तौर पर जैसा डॉक्टर मुकुल ने कहा कि अगर कोई थैलेसीमिया माइनर होता है तो आमतौर पर लक्षण नहीं आते। महिला अगर थैलेसीमिया माइनर है, अगर मान लीजिए एडोलेसेंट एज ग्रुप में आती है, माहवारी की शुरुआत होती है, उस टाइम पर कुछ हल्के फुल्के लक्षण होते हैं, या जैसे खून की कमी हो गई या एनीमिया, कुछ बताना चाहेंगी जो इस तरफ मार्क कर सकता है कि शायद कुछ गड़बड़ है? थैलेसीमिया माइनर अगर एडोलेसेंट्स के अंदर है तो आमतौर पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि माहवारी तेज़ होने लगेगी, पर यह ज़रूर है कि उनका हीमोग्लोबिन एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाता है। तो उसकी वजह से अगर कभी कोई पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करती है और हम उनका कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, उसकी हीमोग्लोबिन लेवल्स हमें एक इशारा करती हैं कि शायद इस तरह की चीज़ हो सकती है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट की ही रिपोर्ट से और इंडाइसिस भी निकाल करके हम इस तरफ एक मार्कर ले सकते हैं कि हमें ये टेस्ट कराना आवश्यक हो सकता है। दूसरा बात, HPLC की टेस्टिंग आइडियली स्पीकिंग हमें यूनिवर्सली करनी चाहिए। कारण ये है कि महिलाओं को आगे चल के एक परिवार बनाना है, और अगर उनका माइनर कैरियर स्टेटस जो है वो हमें पहले पता होगा, तो हम आगे के लिए जो काम करना है, जो प्रेगनेंसी में आवश्यक होगा, वो टाइम से कर पाएंगे। जी डॉक्टर अमित, बहुत सरल सा काम है कि सबको जांच करवानी है, पर वाकई क्या ऐसा हो पाता है, ये भी आपसे जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के विषय में जानकारी का ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। खिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है, हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया, और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं, और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस पिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड डिसऑर्डर्स, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बारे में। ये तो हमने समझ लिया कि इस विकार से बचा जा सकता है और अगर ये हो जाते हैं तो इनकी गंभीरता काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर अमित, किस तरह से समझाना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सरल सी जाँच है लेकिन जागरूकता वाकई से लेकर है। जी, जाँच देखिए, आज जो ज़माना है हम एडवांस्ड मेडिकल साइंस के ज़माने में हैं। सो जो कही जाती है बात कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो अगर हम किसी चीज़ को बचा सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई इलाज है नहीं। बीमारी होने के बाद इलाज करवाना वो कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली है। सो सबसे पहले हम आजकल करते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं हमारे पास, क्योंकि देखिए अगर बच्चा है तो उसको अगर हम पहले जान लें कि वो अफेक्टेड है तो उससे बड़ी इलाज नहीं हो सकता। तो हम सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कैरियर स्क्रीनिंग करवाते हैं, लाइक HPLC कराते हैं, जिससे कि थैलेसीमिया के लिए हम स्क्रीन कर सकें। सो जनरली हम बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए HPLC कराएं, जिससे कि हमें एक ट्रेट का अंदाज़ा लग जाए। और अगर ट्रेट होते हैं, दोनों ही होते हैं, तो हम जेनेटिक जांच कराते हैं। ये थैलेसीमिया के लिए है। और थैलेसीमिया के लिए जब जेनेटिक जांच में हमें म्यूटेशन या वेरिएंट पता चल जाता है तो हम प्रेगनेंसी में जो बच्चा है उसकी भी जांच कर लेते हैं। चलिए इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर जया, किस तरह से और कब, मान लीजिए अगर पहला बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है उस केस में भी, और अगर नहीं है, माता पिता को नहीं पता, कब आप लोग यानी एक्सपर्ट्स ये सस्पेक्ट करते हैं कि अभी इनको जांच की आवश्यकता है, और CVS का जिक्र आता है, वो क्या है और कब करवाई जाती है? देखिए, थैलेसीमिया की जांच के लिए सबसे आवश्यक बात यह है, अगर आपके पास पहले एक बच्चा है जो कि अफेक्टेड है थैलेसीमिया मेजर से, तो आपको बहुत पहले से मालूम है कि आपकी फैमिली के अंदर ये रिस्क है, पेरेंट्स कैरियर्स हैं, बच्चे में थैलेसीमिया मेजर है। उस केस में म्यूटेशन टेस्टिंग, जो कि हमें CVS से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कराना पड़ेगा। और ये म्यूटेशन टेस्टिंग के लिए प्रेगनेंसी का वेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राइट। हम ऐसा कर सकते हैं कि वो जो पिछला बच्चा है उसका टेस्ट कर लें, जिसको हम प्रोबैंड कहते हैं हमारी भाषा में। अगर ये बच्चा नहीं है और पेरेंट्स को अपना कैरियर स्टेटस मालूम है, क्योंकि HPLC तो आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के बारे में प्लान करने से पहले ही आप अगर अपनी HPLC के टेस्ट करवा लें, और अगर महिला को थैलेसीमिया माइनर है ऐसा पता चलता है, तो हम उनके पार्टनर का भी टेस्ट करवा लें और उनकी म्यूटेशन टेस्टिंग हम पहले करवा के रख लें, ताकि हमें ये पता चले कि CVS में हमें एग्जैक्टली कौन से म्यूटेशंस देखने हैं। CVS कराने का वक्त है 11 से 13 हफ्ते के बीच में प्रेगनेंसी के दौरान, पर अगर इसी पीरियड में हमें पहले म्यूटेशन टेस्टिंग भी करनी है तो हमारे लिए वो टाइम निकलने की संभावना हो जाती है, फिर हमें ट्रायो टेस्टिंग की तरफ जाना पड़ता है। तो आइडियली स्पीकिंग कपल्स को ये समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी आज की तारीख में एक प्लान्ड चीज़ है, और उसको प्लान करने से पहले अगर आप डॉक्टर के पास आकर के सलाह ले लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और ना सिर्फ थैलेसीमिया, बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स के लिए हम उस महिला की जांच पहले कर लेंगे, ताकि उस परिवार को हम एक सुखद अनुभूति दे पाएं। जी, हम उसको प्री कंसेप्शनल कैरियर स्क्रीनिंग बोलते हैं। सो आइडियली हमको प्लान करके कंसेप्शन करना, मतलब प्रेगनेंसी अगर कर रहे हैं तो आइडियली प्लान करके करना चाहिए। जी, तो सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश है वो ये है कि या तो जांच जो है थैलेसीमिया की शादी से पहले ही करवा ली जाए,
और अगर फिर भी नहीं की है तो जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं या सोच रहे हैं गर्भधारण का, उससे पहले दोनों पार्टनर्स को अपने थैलेसीमिया का स्टेटस पता होना चाहिए, इसलिए जांच करवानी बहुत आवश्यक है। अब दूसरी समस्या जो है, दूसरा डिसऑर्डर हीमोफीलिया, उसकी बात कर लेते हैं। डॉक्टर मुकुल, किस तरह से हीमोफीलिया का प्रभाव होता है और क्या चेंजेस आते हैं, यानी समस्या क्या होती है शरीर में? देखिए, शरीर में नॉर्मल तरीके से रक्त का प्रवाह रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि जो रक्त कोशिकाएं हैं उसमें फ्लो स्मूथ रहे, मरीज़ को ब्लीडिंग ना हो और कहीं पे क्लॉटिंग या कथा, खून का कथा ना जमे। तो इसको मेंटेन करने के लिए शरीर के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं और एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स रहते हैं। तो उनमें से दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। जब इनकी आनुवंशिक कमी रहती है, जेनेटिकली एब्सेंट होते हैं, तब हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की कमी से और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की कमी से होते हैं। तो क्योंकि ये जेनेटिक रोग हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि दोनों ही फैक्टर्स की क्लॉटिंग शरीर में ना हो, तो इनकी कमी के कारण जो है ब्लीडिंग का टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मरीज़, जब छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट्स जब चलना चालू करते हैं, तब उनके जोड़ों में ब्लीडिंग होना, मांसपेशियों में ब्लीडिंग होना, या जब दांत निकलते हैं तो उस टाइम पे मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, वैक्सीनेशन के टाइम पे मसल हीमोटोमास बनना, तो ये जो है कॉमन इनके ब्लीडिंग रहते हैं। इसके सिवा ओकेजनली लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड रह सकती हैं, जब अगर जीआई ट्रैक में या यूरिन में इनको ब्लड आए या फिर कभी कभी दिमाग में खून बहे, तो फिर ये चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग भी रह सकती हैं। जी, तो अगर खून का थक्का नहीं जम रहा है, यानी अगर चोट लगती है और रक्तस्राव नहीं रुकता है, तो छोटी सी समस्या भी गंभीर रूप ले सकती है, लेकिन इस समस्या से भी बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर अमित, क्या ये समस्या जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तब भी इसके लक्षण आ सकते हैं अगर सिवियरिटी अधिक है? और दूसरी बात ये भी, क्या फैमिली में रन करेगी, यानी अगर परिवार में किसी को समस्या होगी तभी इसका खतरा आएगा? सबसे पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही बर्थ होता है चाइल्ड का, अगर मदर कैरियर है तो करीब 1/3 जो मदर्स हैं उनके अंदर ये हीमोफीलिया मैनिफेस्ट कर सकता है, और उनमें से भी 1/4 में मॉडरेटली टू सीवियर हो सकता है। जनरली होता क्या है, अगर हम फैक्टर 8 वाले हीमोफीलिया की बात करें जिसमें फैक्टर 8 की कमी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना बोलते हैं, जिसमें कि फैक्टर 8 प्रेगनेंसी के कारण बढ़ता है। तो आप अगर उस टाइम टेस्ट करेंगे फैक्टर 8 एकदम नॉर्मल आएगा, है ना, मोर देन 40% लेवल आएगा। बट जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म हुई, प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, फैक्टर 8 बनना बंद हो जाता है, और उस टाइम प्रेगनेंसी के बाद हम बोलते हैं PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज, उसके होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हाँ, चाइल्ड बर्थ के बाद ये मैनिफेस्ट कर सकता है मदर में, लेकिन बच्चों में जो मैनिफेस्टेशन होता है वो जनरली 6 महीने के बाद होता है, जब वो चलना शुरू करते हैं, जब मूवमेंट शुरू होते हैं, और जनरली जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों में। सिमिलरली अगर हीमोफीलिया की थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया इमीडिएटली बर्थ के बाद नहीं प्रेजेंट करता है। अगर हम ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट जो थैलेसीमिया मेजर की बात करते हैं वो 6 महीने के बाद ही होता है, 6 से 1.5 साल के बीच, 6 महीने से लेके 1.5 साल के बीच में आपको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तिल्ली बड़ी होती है जिसको हम स्प्लिनोमेगैली बोलते हैं, और खून की कमी होती है, वो जनरली लेट थोड़ा होता है। और जो बाकी थैलेसीमिया माइनर या इंटरमीडिएट है वो वेरिएबल होता है। माइनर तो जनरली किसी वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है, जो ट्रेट होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं, और इंटरमीडिएट में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत मतलब ओकेजनली पड़ सकती है। जी, डॉक्टर जया, किस तरह से समझाना चाहेंगी प्रेगनेंसी के दौरान अगर जो है महिला को अपना स्टेटस मालूम है, पहली बात तो कि वो माइनर है, ऐसे में जो प्रेगनेंसी होती है क्या बिल्कुल नॉर्मल रहेगी या किसी विशेष सावधानी को रखने की आवश्यकता होती है जब बात आती है कि अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाएंगे, न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, इस तमाम यानी प्रेगनेंसी केयर में क्या विशेष सावधानी रखनी होती है अगर मदर जो है वो माइनर हो थैलेसीमिया में? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो एनीमिया के शिकार पहले भी होते हैं। उनका थैलेसीमिया की वजह से हीमोग्लोबिन कम होना एक कम एस्पेक्ट,
दूसरा एस्पेक्ट है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, या हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं वेजिटेरियन होती हैं और हर एज ग्रुप की महिलाएं, कहा जाता है कि लगभग 80-85% जो महिलाएं हैं हर एज ग्रुप की कहीं ना कहीं एनीमिक पाई जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, वेगान डाइट, वेजिटेरियन डाइट के अंदर B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली पाई जाती है। आयरन डेफिशिएंसी के बारे में तो समाज में फिर भी बहुत जागरूकता है, तो हम समझते हैं इन चीज़ों को। एक एस्पेक्ट थैलेसीमिया माइनर के अंदर ये होता है कि अगर हीमोग्लोबिन लेवल बहुत नीचे है, समझिए 6 ग्राम% है, 5 ग्राम% है, और हम तब HPLC की टेस्टिंग करवा रहे हैं, तो वो फॉल्सली नॉर्मल आएगी, क्योंकि जब सारे हीमोग्लोबिन नीचे हैं तो A2 का लेवल भी नीचे है, तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे HPLC को। दूसरा, अक्सर ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स बहुत सीवियर एनीमिया के साथ प्रेगनेंसी में आते हैं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देने पड़ जाते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के बाद आप HPLC की टेस्टिंग नहीं कर सकते इमीडिएटली, क्योंकि जो डोनर सेल्स हैं वो आइडेंटिफाई और टेस्ट होने लग जाएंगे। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा, HPLC के अंदर अगर हमें थैलेसीमिया माइनर पता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम इंजेक्टेबल आयरन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आयरन ओवरलोड की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें ये याद रखना पड़ता है कि थैलेसीमिया माइनर एक अलग बीमारी और एनीमिया इन प्रेगनेंसी एक अलग बीमारी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे पेशेंट्स को आयरन दिन में 1 बार से दिन में 2 बार तक दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा हम दे नहीं पाते हैं, और इनकी टेस्टिंग के लिए खास ख्याल रखना पड़ता है। एक और चीज़ जो बोलना चाहूँगी कि जैसा आपने बोला कि प्रेजेंटेशन क्या होता है थैलेसीमिया माइनर्स का या हीमोफीलियक्स का, तो जो पेशेंट्स हमारे पास माहवारी के दौरान ज़्यादा रक्तस्राव की समस्या को लेकर के आते हैं, वो भी एडोलेसेंट्स में एक फीचर है जो हीमोफीलिया की तरफ इंडिकेट कर सकता है। जी डॉक्टर जया, आपके लिए एक प्रश्न है, शिल्पा का प्रश्न है। वो ये कह रही हैं कि वो उनका जो पहला बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर है, दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है, कितने चांसेस हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर जो सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो उस बच्चे को नॉर्मल रखा जा सके, यानी उसमें ये रोग ना आए, क्या सावधानी इनको रखनी चाहिए, इन केस सेफ प्रेगनेंसी कितनी हो सकती है? देखिए, इनके केस में इट्स वेरी क्लियर, थैलेसीमिया माइनर दोनों पेरेंट्स के पास है और बच्चे के पास मेजर है जी। इनकी हर प्रेगनेंसी के अंदर 25% रिस्क होगा कि इनका जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित हो और उसे फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और उनके कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़े। इसको अवॉइड करने के लिए इनके पास ऑलरेडी वो बच्चा है, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करवाई जा सकती है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन से म्यूटेशंस हैं जिनको हमें ढूंढना है। ये हम प्रेगनेंसी से पहले ही प्लान करके करवा लें और उसके बाद प्रेगनेंसी पे एम्बार्क अपॉन करें। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस तैयारी का। उसके अंदर हम न सिर्फ थैलेसीमिया बट डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का तेज़ होना, बहुत सारी और बीमारियों को भी हम कवर कर लेते हैं, एनीमिया को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, और उसके बाद ये प्रेगनेंसी अगर प्लान करते हैं तो हम CVS ऑफर कर सकते हैं इन अ प्रेगनेंसी बिटवीन 11 to 13 वीक्स, और उसके अंदर हमें ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि इनके आने वाले बच्चे के अंदर थैलेसीमिया मेजर होना है या नहीं होना है। जी डॉक्टर मुकुल, अगर बात की जाए इसकी ट्रीटमेंट की, काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जब पेशेंट में होते हैं थैलेसीमिया मेजर में, तो उसके बाद कई तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है। उसमें से जो मेजर देखा जाता है कि बॉडी के अंदर आयरन का ओवरलोड हो जाता है, ये किस लिए होता है और ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, हर यूनिट जो ब्लड का चढ़ता है लगभग 250 ml ब्लड का, उसके साथ 200 से 250 मिलीग्राम आयरन शरीर के अंदर जा रहा होता है। ये जो आयरन है, बॉडी इसको एक्सक्रीट करने का या बाहर निकालने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, तो ये आयरन जो है शरीर के अंदर इकट्ठा होता रहता है, और मुख्यतः इसमें लिवर, हार्ट और एंडोक्राइन ग्रंथि है, जैसे कि थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, और यही वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर आयरन की इकट्ठा या आयरन एक्यूमुलेशन की वजह से डैमेज होने लगता है। तो इसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है रेगुलर बेसिस पे। तो फेरिटिन टेस्ट रहता है जो आयरन स्टोर्स को हमें बताता है, ये हम लोग हर 2 से 3 महीने में कराते हैं। इसके बाद लिवर और हार्ट के लिए T2 स्टार MRI करके एक जांच रहती है जो 8 से 10 साल के बच्चों से ईयरली बेसिस पे कराई जाती है। प्लस इसी एज के साथ साथ जो एंडोक्राइन ऑर्गन जो इफेक्ट हो रहे हैं उनके लिए जांचें की जाती हैं। तो अमूमन जब बच्चों को लगभग 8 से 10 ट्रांसफ्यूजन्स लग जाते हैं
और फेरेटिन की मात्रा जो है 1000 यूनिट से ऊपर चली जाती है तो शरीर में आयरन का जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा मैनिफेस्ट करती है। तो ऐसे में बच्चों को आयरन निकालने के लिए टैबलेट्स या इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इसके लिए इन टैबलेट्स को, इन दवाइयों को हम लोग आयरन किलेटर्स बोलते हैं। तो ये एकदम रेगुलर बेसिस पर बच्चों को स्टार्ट कर दिए जाते हैं। लगभग 2 साल की उम्र से ओरल आयरन किलेटर्स हैं, डेफेरासिरॉक्स और डेफेरिप्रोन, या फिर इंजेक्शन आयरन है डेस्फेरिऑक्सामीन। ये जो है रेगुलर बेसिस पे बच्चों को चालू किए जाते हैं। और अगर ये रेगुलरली दिए जाएं, नियम से दिए जाएं, तो जो आयरन जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसकी मात्रा कम की जा सकती है और जो ऑर्गन डैमेज है उससे बचा जा सकता है। जी, तो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं। समय पर अगर इलाज शुरू किया जाता है तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस को होने से रोका जा सकता है, या व्यक्ति का जो जीवन है उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड और सामान्य रखा जा सकता है। समाधान क्या है इसके लिए ये भी आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द हाजिर होते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ब्लड डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के विषय में हम बात कर रहे हैं। समस्या क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं, ये हमने जान लिए। डॉक्टर अमित, किस तरह से उस व्यक्ति के, बच्चे के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है? और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा क्या दूसरे विकल्प हैं इलाज के लिए? जी, आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा भी इलाज हैं। हम थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया में ज़रूरत होती है। जी। ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन है, कम्बरसम है जाके ट्रांसफ्यूजन कराना बार बार। अभी बहुत एडवांसमेंट है, हमारे पास जीन थेरेपी है। थैलेसीमिया के लिए HSCT लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है और करीब जो सक्सेस रेट है काफ़ी अच्छा है। उसमें बार बार ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बेस्ट टाइम क्या है ट्रांसप्लांट कराने का? वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, बचपन में अगर करा लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, आयरन अगर ट्रांसफ्यूजन मिलता है तो आयरन ओवरलोड होता है, लिवर फाइब्रोसिस होती है। तो इसलिए सही टाइम पे इलाज के लिए जाना, कोशिश करना, वो इम्पॉर्टेंट है। और प्रिवेंशन के लिए हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग और प्री कंसेप्शनल टेस्टिंग करा सकते हैं, कैरियर स्क्रीनिंग करा सकते हैं। अगर उस टाइम आप भूल गए, नहीं करा पाए, तो अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में आके आप जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आने का। जी, और दूसरी बात डॉक्टर जया, अगर किसी महिला को कोई समस्या आती है, मान लीजिए थैलेसीमिया माइनर है महिला और लगता है कि समस्या हो रही है, तो उन कंडीशंस में कितना तैयारी की आवश्यकता होनी चाहिए? यानी क्योंकि आजकल बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको लगता है कि सामान्य प्रक्रिया है तो हम बार बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए क्यों जाएं, या नेचुरल प्रोसेस है। अगर इनको ये स्टेटस है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कंटिन्यूस अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या विशेषज्ञ हैं उनके संपर्क में रहें और देख रेख में ही पूरा प्रोसीजर हो? इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक थैलेसीमिया माइनर वाली मरीज और एक थैलेसीमिया मेजर वाली मरीज। तो जो माइनर वाले पेशेंट्स हैं उनका, जैसा कि मैंने कहा, हीमोग्लोबिन एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं जाता है प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल अबॉर्शंस होने लग रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है,
अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सारे केसेस में उनकी बॉडी के पास रिजर्व कम है, तो उनके साथ प्रॉब्लम्स की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, प्रेजेंटेशन ज़्यादा सिवियर होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। दूसरी बात है थैलेसीमिया मेजर वाले पेशेंट्स, इनके लिए जैसा कि डॉक्टर मुकुल ने भी कहा कि हमें बहुत पहले से उनके आयरन ओवरलोड को कम करने के लिए किलेटर थेरेपी स्टार्ट करके रखनी है। महिलाओं में ये ज़्यादा आवश्यक क्यों है? क्योंकि उनके लिए कंसीव करना ही मुश्किल हो जाएगा अगर उनके एंडोक्राइन ऑर्गन्स के अंदर पहले से ये सब जो आयरन ओवरलोड है ये अफेक्ट करेगा। उनकी इस इनफर्टिलिटी को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए शुरू से उनको किलेटर थेरेपी पे रखना कि वो इनफर्टिलिटी की तरफ ना जाएं, वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि उन्होंने कंसीव कर लिया है तो उनको बहुत एक्सटेंसिव और स्क्रीनिंग करानी पड़ती है एंटीबॉडीज़ के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ले चुकी होती हैं। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बतानी कि ना सिर्फ हम ABO RH के लिए कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं जब हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को केल एंटीबॉडीज़ के लिए भी स्पेसिफिकली मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आगे आने वाले बच्चों में हाइड्रोप्स फिटालिस जैसी एक गंभीर समस्या जन्म ले सकती है। डॉक्टर अमित क्या कहना चाहेंगे, ये जो बात डॉक्टर जया कह रही हैं कितना महत्वपूर्ण होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक रहें, और दूसरा हीमोफीलिया की भी बात कर लेते हैं, उसमें जीन थेरेपी कितनी सपोर्टिव या कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हीमोफीलिया की हम बात करें तो हमारे पास फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत सालों से, डिकेड से है। बट प्रॉब्लम क्या है फैक्टर रिप्लेसमेंट के साथ कि जैसे आप फैक्टर देते हैं उसके एंटीबॉडीज़ बनते हैं, उसके दुश्मन बनते हैं जो बॉडी में उसको डैमेज करते हैं और इसकी इफ़ेक्ट को कम करते हैं। सो अगर हम बात करें आज के एडवांस ज़माने की, तो बाहर की कंट्रीज़ अब फैक्टर रिप्लेसमेंट पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास और भी थेरेपीज़ हैं, लाइक एक एंटीकोगुलेंट। हमारे पास फैक्टर्स क्या करते हैं, कहीं पे भी ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकते हैं। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भगवान ने एक मैकेनिज्म बना रखा है और ब्लीडिंग को चलाने के लिए भी मैकेनिज्म बना रखा है। सो एक रीबैलेंसिंग हम थेरेपी बोलते हैं आजकल आया हुआ है, जिसमें कि ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं जो कि कोगुलेशन, जो एंटी कोगुलेंट हैं, उनका रोल और उनका इफ़ेक्ट को कम कर दें, तो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जेनेटिक टेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? जेनेटिक टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जीनोटाइप फिनोटाइप कोरिलेशन। सो कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स, बहुत तरीके के जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन होते हैं, डिलीशन डुप्लीकेशन होते हैं। सो अगर जेनेटिक टेस्ट करके हमें पता है कि कौन सा म्यूटेशन है, किस तरीके की जेनेटिक डिफेक्ट है, हम ये बता सकते हैं कि प्रोग्नोसिस क्या है। फैक्टर देने के बाद ये जो एंटीबॉडीज़ की हम बात कर रहे हैं, जो एंटी फैक्टर प्रोटीन्स या एंटीजेंस डेवलप होते हैं, वो बढ़ने का लेवल, तो कुछ जो हम कहते हैं कि जो डेफिशिएंसी सीवियर वाली होती है, एक हम कहते हैं एक स्पेशल म्यूटेशन होता है जिसमें कि इनके एंटी फैक्टर लेवल बनने के चांसेस 40 से 50% होते हैं। तो धीरे धीरे जो फैक्टर्स हम ट्रांसफ्यूज करते हैं उनका इफेक्ट कम होता जाता है। सिमिलरली हमारे पास अब जीन थेरेपी आ गई है, हीमोफीलिया के लिए ए के लिए भी और हीमोफीलिया बी के लिए भी। तो ये एडवांसमेंट है और ये वन टाइम थेरेपी है। वन टाइम थेरेपी देने के बाद जो इनका इफ़ेक्ट है वो लाइफ लॉन्ग रहता है, जिससे कि उनको बार बार ट्रांसफ्यूज़न या एंटी फैक्टर 8 और फैक्टर 9 देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर मुकुल, आपके लिए एक सवाल है। दीपक जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी व्यक्ति को ये दोनों डिसऑर्डर्स यानी हीमोफीलिया और थैलेसीमिया एक साथ प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, दोनों ही जो हैं थोड़ा रेयर डिसऑर्डर्स में गिने जाते हैं, दोनों ही डिसऑर्डर, हीमोफीलिया भी और थैलेसीमिया भी। तो जैसे डॉक्टर अमित ने पहले बताया कि हीमोफीलिया होने की संभावनाएं लगभग 5 से 1000 में एक मरीज को रहता है ए के लिए और लगभग 30 से 50,000 में एक को रहता है बी के लिए। ऐसे ही थैलेसीमिया का जो कैरियर का जो प्रेवलेंस है भारत के अलग अलग हिस्सों में लगभग 3 से 5% के करीब है। तो दोनों का एक साथ होना, वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है।
जी। आप मैथमेटिकली देखें तो हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी लेकिन बहुत ही कम है। जी डॉक्टर जया, ये जो बात डॉक्टर अमित कह रहे थे कि हीमोफीलिया से प्रभावित कुछ फीमेल्स हैं जो कैरियर्स हैं, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर या उसके बाद समस्या हो सकती है, ऐसे में कितनी सतर्कता की आवश्यकता होगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी? अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग होने की जो समस्या है, इसके कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इससे जान जाने का खतरा प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा खतरा इसी एस्पेक्ट से होता है, जिससे मदर्स जाती हैं हमारे हाथ से। तो इसीलिए इसके लिए सतर्कता बरतना हमारे लिए हर एक प्रेगनेंसी में आवश्यक होता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करना। किसी भी सूरत में कोई भी महिला हॉस्पिटल के बाहर डिलीवरी के बारे में सोचे भी ना। इट्स नॉट अबाउट हीमोफीलिया, थैलेसीमिया की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी महिला किसी भी प्रेगनेंसी में इंस्टीट्यूशन के बाहर डिलीवरी के बारे में ना कंटेम्पलेट करें। दूसरा, हमारे पास एक आजकल तरीका हो गया इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ केयर की हम बात करते हैं कि शुरुआत में जब प्रेगनेंसी के पेशेंट आ रहा है तो उसके ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट्स के अंदर सारी चीज़ों को स्क्रीन कर लिया जाए पहले, ताकि बाद की विजिट्स रिलेटिवली कम रहें, लेकिन प्रिपेयर्डनेस प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने की ज़्यादा हो जाए। तीसरी बात है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ काम करने की। जब पीपीएच होगा तो ब्लड बैंक की भी ज़रूरत पड़ेगी। संभव है कि कोई ऐसे प्रोसीजर्स करने पड़ जाएं कि एनेस्थेटिस्ट की और ओटी की भी ज़रूरत पड़े। तो जैसे जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप जाते जाएंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ जाती है महिलाओं की देखभाल करने के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ों से सुसज्जित जगह में हम डिलीवरी प्लान कर रहे हैं तो हमारी महिलाओं के बचने की संभावना उत्तरोत्तर बढ़ती चली जी, और उतना ही ज़्यादा जो है एश्योरेंस होती है कि जो शिशु जिसका जन्म हो रहा है वो भी सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा। डॉक्टर अमित गुप्ता, पहले हीमोफीलिया की बात कर लें। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि कॉमनली ब्लीडिंग हो जाती है, ऐसे बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करना और स्पोर्ट्स खेलना कितना सेफ होता है, क्या ध्यान रखना चाहिए अगर किसी बच्चे को हीमोफीलिया का रोग है? जो अगर सीवियर डिग्री हीमोफीलिया की जो हम बात करते हैं, हीमोफीलिया ए, जिसमें कि फैक्टर लेवल 1% से कम होता है, उसमें सारे तरीके के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट मना होते हैं। तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, जो कि इतना कॉमन है इंडिया में। फुटबॉल नहीं खेल सकते। आप गिरेंगे तो भी आपको चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी है, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो मल्टीफोल्ड है। होता ये कि अगर आपके जॉइंट में ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी, बट उसके कारण धीरे धीरे गठिया, जो हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में आर्थ्रोपैथी बोलते हैं, वो डेवलप होता है और वो लॉन्ग टर्म सीक्वेली करता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनको ब्लीडिंग होने से रोका जाए। आजकल जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोफिलैक्टिक थेरेपी का है। प्रोफिलैक्टिक देने से ये सारे ब्लीडिंग नहीं होते हैं। लाइक अगर हल्की फुल्की चोट भी लगी तो ब्लीडिंग नहीं होती है। प्रोफिलैक्टिक ज़माना है, प्रोफिलैक्टिक हम फैक्टर देते हैं। अभी आजकल जो एडवांस थेरेपीज़ हैं, जैसे मैंने बात की कि रीबैलेंसिंग थेरेपी, जिसमें कि जो फैक्टर का उल्टा काम करने वाले बॉडी के अंदर, खून के अंदर तत्व हैं, उनको बैलेंस करके हम ब्लीडिंग को रोकें, उनका ज़माना है। प्रोफिलैक्सिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर एक बार ब्लीडिंग हो गई और जॉइंट में बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो ऑर्थोपैथी हो जाएगा, एक तरीके का गठिया हो जाता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म सिक्वेली होते हैं। जी, और फैक्टर 8 जब दिया जाता है, यानी फैक्टर जब चढ़ाया जाता है, कहते हैं कि अगर पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट देखा जाए तो काफ़ी कॉस्टली है। सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें, किस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं जिनसे जो इससे जुड़ी दूसरी चीज़ें हैं, चाहे वो सोशल एक्सेप्टेंस की बात हो, सपोर्ट की बात हो, कहाँ संपर्क किया जा सकता है, क्या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है? सरकार ने काफ़ी इसके लिए ध्यान रखा है, और सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस हैं जहाँ पे हीमोफीलिया केयर होता है, वहाँ पे फैक्टर्स रेडिली अवेलेबल हैं, और आजकल उनकी शेड्यूलिंग करके प्रोफिलैक्टिक फैक्टर्स भी दिए जाते हैं। बीच बीच में हाँ शॉर्टेजेस होते हैं, बट ये सेंटर्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और प्रोफिलैक्टिक और थेरेपेटिक जो फैक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिया जाता है। जैसे कि हमारे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में लोकनायक अस्पताल है, वहाँ पे एक हीमोफीलिया का डेडिकेटेड सेंटर है, जिसमें आप 24/7 जाके इलाज करवा सकते हैं। ऐसे ही इस सरकार ने पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो खाली डेडिकेटेड हीमोफीलिया के लिए बनाए गए हैं। जी,
डॉक्टर जया, जो महिलाएं जागरूक नहीं होती काफ़ी हद तक, या परिवार के लोग जिनको लगता है बहुत सामान्य सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, कहीं ना कहीं गलती होती है और उसका प्रभाव बच्चे की पूरी ज़िंदगी पर रहता है और उनकी ज़िंदगी पर भी, क्या कहना चाहेंगी, कितना आवश्यक है सतर्क रहना और सावधान रहना? मैं समझती हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो सबसे पहला नियम यह है कि वो खुद स्वस्थ हो। तो ये बात नहीं है कि महिला का HPLC इसलिए कराना है कि उसको आगे प्रेगनेंसी करनी है जी, ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि उसकी अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। तो एक तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, प्रेगनेंसी के अंदर भी हमें जो इम्प्लिकेशंस हैं कि अगर इनफर्टिलिटी की बात करें या हम ये कहें कि ना बच्चा नहीं गिराना है, CVS कराने के बाद बच्चे को गिराना पड़ता है, तो अगर हम बच्चा गिराना नहीं चाहते हैं तो हम प्री इम्प्लांटेशन और आपको डायग्नोसिस